नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि बीजेपी देश के विभिन्न हिस्सों में 5 चरणों की वोटिंग पूरा होने के बाद लोकसभा चुनाव में 310 सीटों का आंकड़ा पार कर चुकी है। उन्होंने यहां तक कहा कि बाकी के 2 चरणों की वोटिंग के बाद बीजेपी अपने 400 सीटों के लक्ष्य को पार कर जाएगी। जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपने लिए 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि एनडीए के लिए 400 सीटों का टारगेट सेट किया गया है। पीएम मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह या फिर भाजपा का कोई और नेता, बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 सीटों की बार बार बातें करने के पीछे की रणनीति क्या है, ये तो वही जाने। लेकिन यह तो साफ देखा जा रहा है कि 400 सीटें नहीं आ रही हैं और इसीलिए बीजेपी के नेता अपनी तरफ से इस गणित को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग इस तरफ भी सोचना शुरू करें और 400 का आंकड़ा चुनाव में छू लिया जाए। कोई कहता है कि जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 के पार पहुंच जाएगी तब मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। कोई कहता है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू कर दी जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने तो उड़ीसा में यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करा सकती है। हिमंता की तरह ही पीएम भी कुछ ऐसा ही कह चुके हैं, लेकिन किसी नेता ने यह नहीं बताया कि राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो बिना 400 सीटों के ही हो गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बना 400 सीटों के बिना। आर्टिकल 370 भी बिना 400 सीटों के ही हट गया। तो कृष्ण जन्मभूमि या ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 400 से अधिक सीटों की ज़रूरत क्या है? आखिर क्यों नेता इससे सीटों का कनेक्शन बता रहे हैं? देखा जाए तो 400 सीटों का नारा केवल एक रणनीति ही है। यह केवल इसलिए है कि बीजेपी अधिकतम सीट हासिल कर सके, क्योंकि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, कितनी भी बड़ी बहुमत से जीत कर आए, लेकिन वो जनता की भावनाओं को दरकिनार कर कोई कानून नहीं ला सकती। आज भाजपा कुछ नया करने के लिए जिस 400 सीटों की ज़रूरत की बात कर रही है, वो रिकॉर्ड राजीव गांधी के पास भी था। इसके बावजूद प्रेस की आज़ादी छीनने वाले विधेयक को राजीव गांधी को विरोध के चलते वापस लेना पड़ा था। हाँ, शाबानों वाले मामले में उन्होंने ज़रूर अपने विशाल बहुमत का फ़ायदा उठाया, पर वो भी एक बहुत बड़े जनमानस के समर्थन के चलते ही कर पाए। हाँ, इतना ज़रूर है कि मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आती है तो अगर उसे 400 से अधिक सीटें मिलती हैं तो कुछ कानूनों पर ज़रूर काम होगा, जैसे यूसीसी को ला सकते हैं। इसके साथ वक्फ बोर्ड के उस विवादित कानून को माइल्ड कर सकते हैं, जिसके चलते उन्हें किसी भी ज़मीन को विवादित होने पर कानून का संरक्षण मिल जाता है। और इस बात में भी बड़ी सच्चाई है कि बीजेपी ने 400 पार का नारा देकर कुछ हद तक अपने गले मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि विपक्ष ने 400 सीटों के लक्ष्य को संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ से जोड़ दिया है और इंडी गठबंधन के दलों ने न केवल अल्पसंख्यकों के बीच डर को भुनाया है, बल्कि पिछड़ी और दलित जातियों में 400 सीटों के लक्ष्य को एक भय के रूप में पेश किया है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर इसका असर देखा गया, जहां दलित जातियों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। तमाम ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें दलितों के बीच इस बात का डर दिखा है कि एनडीए सरकार के पास अगर 400 सीटें आती हैं तो आरक्षण खत्म हो सकता है, जबकि संविधान से आरक्षण को खत्म करना इतना आसान नहीं है, ये भी तय है। बवाल बढ़ता देख इस मुद्दे पर पीएम मोदी तक को कहना पड़ा कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता, बाबा साहेब अम्बेडकर तक नहीं। पीएम मोदी के बाद इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह को भी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही करना होता तो बीते 10 सालों से बीजेपी के पास पर्याप्त जनादेश है, लेकिन आज तक इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान बदलने के लिए 400 सीटों का टारगेट लेकर नहीं चल रही है। शाह ने कहा कि देश की राजनीति में और ज़्यादा स्थिरता लाने के लिए 400 सीटों के पार का लक्ष्य रखा गया है। तब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी 400 पार के नारे को लेकर कितना श्योर है। जब राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर से पूछा जाता है कि देश में इस बार किसकी सरकार बन रही है, तो वे कहते हैं कि आप किसी भी तरह से चुनाव का आकलन कर लें, ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की वापसी देश में होने जा रही है। आंकड़ों को लेकर चर्चा हो सकती है, मत भिन्नता हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर करीब करीब ये बात दिख रही है। इस समय जो सरकार है उसे पिछले लोकसभा में जिस तरह से नंबर मिले, लगभग उन्हीं नंबर या उससे थोड़े बेहतर नंबर के साथ
सरकार वापसी कर सकती है। ये प्रशांत किशोर के बोल थे। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उससे किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फिर सवाल वहीं का वहीं है कि 400 पार कैसे। तो क्या भाजपा ने 400 पार का नारा देकर विपक्ष को फांस लिया है ताकि वह भाजपा को लेकर 272 सीटों की बात ही न करे और उन आंकड़ों पर अटक जाए, जिसे लेकर एक बार पीएम मोदी ने भी संसद में कहा था कि 370 सीटें आ रही हैं, और तब से लेकर आज तक विपक्ष भाजपा को लेकर 370 या 400 पार की रणनीति में फंस कर रह गई है और एक बार भी 272 सीटों का नाम तक नहीं ली। हो सकता है ये भाजपा की रणनीति हो, कांग्रेस को अपने आंकड़ों के जाल में फंसाने की, कि बात तो 272 की है ही नहीं, बात 370 की है, जिसे कांग्रेस भी स्वीकार कर रही है। और देखा जाए तो कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष बीजेपी के इस जाल में फंस भी गया। लेकिन तब भी इस सवाल का जवाब अधूरा है कि भाजपा किस आधार पर 400 पार के दावे कर रही है। 5 चरण का चुनाव तो हो गया। चुनाव आयोग के रिजल्ट से पहले केंद्रीय मंत्रियों ने 5वें चरण के रिजल्ट का अनुमान भी लगा लिया। अब 6ठे चरण का चुनाव 7 राज्यों की 57 सीटों के लिए 25 मई को होना है। 6ठे चरण में जिन 8 राज्यों की सीटों पर चुनाव है उसमें राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की सीट शामिल है। उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव है। 6ठे चरण में जिन 57 लोकसभा सीट पर चुनाव है उन पर पिछले चुनाव में बीजेपी का दबदबा था। बीजेपी 40 सीट जीतने में कामयाब रही थी और इस तरह से पिछले चुनाव में बीजेपी ने विपक्ष का सफाया कर दिया था और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी जैसे दल अपना खाता तक नहीं खोल सके थे। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। सपा गठबंधन और बसपा ने 6ठे चरण में जातियों का ऐसा सियासी चक्रव्यूह रचा है जिसके चलते बीजेपी और सीएम योगी के लिए राजनीतिक चिंताएं बढ़ गई हैं। तो अगर भाजपा को 400 टारगेट पाना है तो जरूरी है कि वो पिछली बार की जीती हुई सीटों पर इस बार भी जीत सुनिश्चित करे, साथ ही नई सीटों पर भी जीत उसे दर्ज करनी होगी। अब इसका राज्यवार विश्लेषण करें और शुरू उत्तर प्रदेश से करें तो अगले 2 चरणों का चुनाव पूर्वांचल के इलाके में होना है। 6ठे और 7वें चरणों में पूर्वांचल के 27 लोकसभा सीटों पर सियासी दलों का इम्तिहान होना है। यूपी के जिन 10 जिलों में मतदान होना है उनमें दलित, ओबीसी, ब्राह्मण वोटर सबसे निर्णायक हैं, तो मुस्लिम वोटर भी कई जिलों में अहम फैक्टर हैं। दलित मतदाता करीब 22% से 25% तक है। वहीं ओबीसी में यादव समुदाय सबसे ज़्यादा हैं और उसके बाद कुर्मी, निषाद, राजभर और चौहान वोटर हैं। पूर्वांचल को ब्राह्मण बेल्ट कहा जाता है, जहां देवरिया से लेकर संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलिया और गोरखपुर में किंगमेकर माने जाते हैं। ओबीसी की इन जातियों के बीच अपनी सियासी पकड़ रखने वाले नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियां बना रखी हैं, जिनके साथ सपा और बीजेपी ने गठजोड़ बना रखा है। और देखा जाए तो इस बार पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर तक में आखिरी चरण में सियासी कद के जरिए पूर्वांचल के जातीय सरहद को तोड़ने का टेस्ट होगा, ये भी तय है। बीजेपी 370 की बात तो करती है, लेकिन 2019 में मोदी लहर में भी पूर्वांचल के इलाके में अपना एकछत्र राज कायम नहीं कर सकी थी। फिर 2024 के चुनाव में वो क्या नया करती है, ये देखने वाली बात होगी। पूर्वांचल की 27 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 18 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि 2 सीटें सहयोगी अपना दल एस को मिली थी। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर 25 मई को मतदान है, तो 7वें चरण में 13 सीटों पर 1 जून को वोटिंग है। 6ठे चरण की ही बात करें बिहार झारखंड को लेकर तो बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर 6ठे चरण में चुनाव है। 2019 में बीजेपी 4, जेडीयू 3 और 1 सीट एलजेपी जीतने में सफल रही थी। आरजेडी और कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल सकी थी, लेकिन इस बार का मुकाबला काफ़ी अलग है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के बीच सीधी फाइट है। ऐसे में एनडीए को अपनी सीटों को बचाए रखने की चुनौती है। 6ठे चरण में बिहार से सटे झारखंड की 4 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो चुनाव वहाँ भी है, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी 2019 में जीती थी। इस बार पिछली बार की तुलना में मुकाबला काफ़ी कड़ा है और ऐसे में बीजेपी के लिए अपनी सीटों को बचाए रखने की चुनौती होगी। और इस चरण में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर भी चुनाव है, जिसे 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतने में सफल रही थी। झारखंड के अलावे बंगाल और उड़ीसा में भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल की 8 और उड़ीसा की
6 लोकसभा सीटों पर इस चरण में चुनाव है। 2019 में इन 8 सीटों में से बीजेपी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि टीएमसी 3 सीटें जीती थी। उड़ीसा की 6 लोकसभा सीट पर चुनाव है। 2019 में बीजेपी 2 सीटें जीतने में सफल रही थी, तो 4 सीटें बीजेडी को मिली थी। बीजेपी के लिए इन दोनों राज्यों में न सिर्फ पिछली बार की जीती हुई सीटों को बरकरार रखने की चुनौती है, बल्कि नई सीटों पर भी जीत दर्ज करने की चुनौती है। अब केजरीवाल की दिल्ली की अगर बात करें तो केजरीवाल की दिल्ली और इससे सटे हरियाणा में भी इस चरण में मुकाबला कड़ा रहने वाला है, ये भी तय है। दिल्ली की सभी 7 और हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर भी छठे चरण में चुनाव होने हैं। 2014 और 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो केजरीवाल जमानत पर अभी जेल से बाहर भी आए हैं और उनके जोशीले भाषणों ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। कहा जाए तो एक तरह से बीजेपी की सिरदर्दी भी बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार वे मोदी पर चुनावी हमला कर रहे हैं, जिसके चलते इस बार बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप करना आसान नहीं दिख रहा। बीजेपी ने अपने 7 में से 6 सांसदों का टिकट काट दिया है और उनकी जगह पर नए चेहरों को उतारा है। मनोज तिवारी इकलौते चेहरे हैं जिन पर भरोसा जताया है बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी ने मनोज पर जिस तरह से विश्वास जताया है उसकी काट कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारकर उनके मुकाबले खड़ा करके रोचक बना दिया है। तो ये तो रही छठे चरण की बात। छठे चरण के बाद 7वें चरण का चुनाव होगा 1 जून को। बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, चंडीगढ़, उड़ीसा, यूपी, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे 8 राज्यों की 57 सीटों पर, और उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट से ये क्लियर होगा कि गृह मंत्री अमित शाह के रिजल्ट की भविष्यवाणी में कितना दम है। भाजपा 370 के आंकड़ों को छू पाती है या फिर ये रणनीति विपक्ष को अपने जाल में फंसाने की है। तो इंतजार कीजिए 4 जून का और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।